हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 10 है हमारे एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेई 2024 के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप किसी अदर स्टेट जेई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। क्योंकि एट द एंड जो कंटेंट होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो तो चेंज नहीं होगा। चेंज अगर कुछ होता है तो वो होता है एग्ज़ाम पैटर्न और पूछने का तरीका। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एट द एंड जो है सिविल इंजीनियरिंग तो कहीं चेंज नहीं होने वाला है, कंटेंट तो कहीं नहीं चेंज होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ, जिससे कि जो आपका प्रिपरेशन है वो और बेहतर और अच्छा हो सके और आप अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। तो मैं बात करूं अगर कि फ़िलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फ़िलहाल हम आरसीसी और बीएमसी यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल्स, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को पैरेलली पढ़ रहे हैं। तो इस अगर सीरीज़ की हम बात करें तो बीएमसी में हमने आपको ब्रिक्स ब्रिक्स और ब्रिक्स और स्टोन प्रोवाइड कर दिया है। ब्रिक्स और स्टोन हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके लेक्चर्स और इसके कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस वीडियो में इसके पहले मैंने सीमेंट का पार्ट 1 वीडियो डाला था। हम सभी को मालूम है कि सीमेंट जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे एक वीडियो में कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। तो पार्ट 1 आई होप आपने पढ़ लिया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे भाई मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट करें और उसके बाद ही पार्ट 2 पे आएँ। क्योंकि पार्ट 1 वो बेस है, जो पार्ट 2 मतलब वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपका पार्ट 2 जो है बना हुआ है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप पार्ट 1 पूरा पढ़ लें और उसके बाद जो है पार्ट 2 पे आएँ। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि हमने पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़ा था, तो हमने जो है पार्ट 1 में जो है कंपोजिशन, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कंपोजिशन के बाद हमने पढ़ा था क्या क्या, बोगिस कंपाउंड के बाद हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है। उसके बाद हमने उसमें 2 मेथड्स पढ़े थे। उसके बाद हमने फील्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लैब टेस्ट में भी कुछ टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, जो हैं सीव मेथड मतलब फाइनेस टेस्ट, उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट, उसके बाद सेटिंग टाइम टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है अपने पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में जो है हम इसके आगे के जो चीज़ें हैं, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग टाइम के बाद जो है आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है, टेस्ट आता है, वो है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है कि क्या होता है, और साउंडनेस क्या होता है, अनसाउंडनेस क्या होता है, किसके किसके वजह से होता है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो साउंडनेस टेस्ट होता है वो किसके किसकी वजह से होता है, लाइम की वजह से होता है, मैग्नीशिया की वजह से होता है और सल्फर की वजह से करता है। मतलब यही 3 वो कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे सीमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से अनसाउंडनेस आ सकता है। क्या आ सकता है, अनसाउंडनेस यानी वेरिएशन इन वॉल्यूम आ सकता है। और अगर हम बात करें कि हम कौन से टेस्ट करेंगे, साउंडनेस टेस्ट में हम कौन से टेस्ट सीखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ड्यू टू लाइम यानी लाइम की वजह से जो साउंडनेस अनसाउंडनेस आने वाला है सीमेंट में, उसे हम फाइंड आउट करते हैं ली चैटलियर मेथड से। किससे, ली चैटलियर मेथड से। अगर हम बात करें मैग्नीशिया के बारे में, तो मैग्नीशिया की वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं ये आने वाला है, अनसाउंडनेस आने वाला है सीमेंट में, उसे हम फाइंड आउट करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट से। किससे, ऑटोक्लेव टेस्ट से। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि ड्यू टू मैग्नीशिया के साथ साथ ड्यू टू लाइम का मतलब लाइम और मैग्नीशिया दोनों के वजह से कितना ये आ रहा है, क्या बोलते हैं अनसाउंडनेस आ रहा है, उसे जो है ऑटोक्लेव के द्वारा हम बता सकते हैं। और जो सल्फर है, सल्फर वाला जो है, सल्फर के थ्रू कितना अनसाउंडनेस आ रहा है, इसे हम किसी भी मेथड के थ्रू डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये अनडिटरमाइंड रहता है हमेशा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अनसाउंडनेस क्या होता है। तो अनसाउंडनेस जो होता है वो होता है वेरिएशन इन वॉल्यूम विथ द टाइम, वेरिएशन इन वॉल्यूम विथ टाइम ड्यू टू लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले ली चैटलियर एपरेटस की। ठीक है, तो ली चैटलियर एपरेटस कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए, अगर आप उसका प्लान देखेंगे तो प्लान कुछ इस तरह का दिखता है। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि कुछ एक मतलब एक स्पून की तरह दिखता है। ठीक है, एक स्पून की तरह दिखता है। ये देखिए, बीच यहाँ पे एक सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर का जो हाइट है वो 30 mm है और इसका डाया भी 30 mm है। और इस सिलेंडर को जो है हम हमारे 2 इंडिकेटर आर्म होते हैं, 2 इंडिकेटर आर्म दिख रहे हैं, इन 2 इंडिकेटर आर्म्स के थ्रू जो है हम इन्हें पकड़ते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है, इन्हीं के हेल्प से हम जो है मेजरमेंट लेते हैं। वो कैसे, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ली चैटलियर का ये बता देता हूँ कि साइज वाइज कितना होता है, डायमेंशन कितना होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया
कि इसका ली चैटलियर एपरेटस में जो आपका सिलेंडर है उसका डाया 30 mm होता है, आपका हाइट 30 mm होता है, आपका जो इंडिकेटर आर्म का जो लेंथ होता है वो 165 mm होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सॉरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखिए मान लीजिए हमको सैंपल को टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सैंपल को जो है सबसे पहले इसमें फिल करेंगे, इसमें हम फिल करेंगे और फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल करने के बाद हम 3 घंटे तक इसे बॉइलिंग पॉइंट पे जो है बॉईल करेंगे। ठीक है, 3 घंटे तक हम इसे बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद फिर हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने इसे बॉइलिंग किया ना, तो बॉईल करने के बाद जब इसे हमने निकाला तो हम क्या करेंगे, हम जो है इंडिकेटर जो ये आर्म है ना, इन इंडिकेटर आर्म के बीच में कितनी दूरी है, इस इंडिकेटर आर्म के बीच में कितनी दूरी है, इसे हम मेज़र कर लेंगे। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर से जब ठंडा होने के बाद फिर हम इसे क्या करेंगे, फिर से हम इन इंडिकेटर्स आर्म के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मेज़र करेंगे। और फिर मान लीजिए अगर जो आपका एक्स है, एक्स जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर आर्म व्हेन सैंपल इज हॉट, जब आपका सैंपल गर्म था तब जो है आपको जो वैल्यू मिला था वो एक्स मिला था, और वाई जो है वो वाला वैल्यू है जब आपका सैंपल ठंडा हो गया था तब मिला था। तो अगर हम बात करें कि क्या लिमिटेशन है, क्या रिकमेंडेशन है हमारे आईएस कोड का कि कितना वैल्यू हो सकता है, तो हम जो है कहेंगे कि ठीक है इतना अनसाउंडनेस चल सकता है, या फिर इतना अनसाउंडनेस, इससे ज़्यादा हुआ तो अनसाउंडनेस ज़्यादा है, हम इसे प्रीफर नहीं करेंगे। तो अगर एक्स और वाई का जो वैल्यू है, हमें जो एक्स और वाई का वैल्यू जो मिला है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 10 mm से कम ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो भी ओपीसी के लिए, अभी हम ओपीसी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो ओपीसी के लिए जो एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ठीक है हमारा जो सीमेंट है वो काम चल सकता है, वो अनसाउंड मतलब अनसाउंडनेस उसमें उतनी नहीं है, इसे हम प्रीफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट की। तो ऑटोक्लेव मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से जो है क्या बोलते हैं अनसाउंडनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें जो सैंपल साइज होता है वो कितना होता है, 25x25x282, कितना 25x25x282 mm³ का ये होता है, सैंपल ऑफ साइज होता है, साइज ऑफ सैंपल होता है। और अगर हम बात करें सैंपल की, तो ये जो सैंपल है वो 21 kg/cm² के स्टीम प्रेशर पे 21 kg/cm² के स्टीम प्रेशर पे हम जो है 3 घंटे के लिए रखते हैं। कितने घंटे के लिए रखते हैं, 3 घंटे के लिए 21 kg/cm² के स्टीम प्रेशर पे रखते हैं। और उसके बाद जो हमारा वेरिएशन आता है डायमेंशन में, उसे हम मेज़र कर लेते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि ओपीसी के लिए जो हमारा डायमेंशन में ये आया है इंक्रीमेंट आया है वो क्या हो, वो 0.8% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि वेरिएशन इन डायमेंशन जो हो, हाँ वेरिएशन इन डायमेंशन अगर ऑटोक्लेव मेथड से आप चेकआउट कर रहे हैं तो जो है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे साउंडनेस टेस्ट के बारे में। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपको बताई ना कि साउंडनेस टेस्ट में जो है हम जो सैंपल ये यूज़ करते हैं, उस सैंपल का अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, कि वाटर कंसिस्टेंसी कितनी रखते हैं, तो हम रखते हैं 0.78 P। आई होप आपको मैंने बताया होगा, बताया है कि नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है बता दिया, 0.78 P। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट की। स्ट्रेंथ टेस्ट भी हमारा दो तरह का होता है, पहला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है हमारा, वो हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से करते हैं। तो देखिए जो आपका मोर्टार है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो है हम जो है मोर्टार को प्रिपेयर करते हैं, और वो मोर्टार कितने प्रोपोर्शन पे होता है, तो वो होता है 1:3 पे। कितने पे होता है, 1:3 पे। 1:3 पे जो है हम मोर्टार इम्पेयर करते हैं। मोर्टार होता है उस वो क्या होता है, इसमें हम एक ये जो 1 है वो हमारा किसको दिखा रहा है, सीमेंट को, यानी जो हमारा सीमेंट सैंपल है वो है। और यहाँ पे जो 3 है वो प्रोपोर्शन दिखा रहा है किसके, स्टैंडर्ड सैंड के। और ये स्टैंडर्ड सैंड कौन सा सैंड है, इनोर सैंड। ये चीज़ आप जान जाइए, बहुत बार पूछ सकता है आपसे कि स्टैंडर्ड सैंड हम कौन सा लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सैंड जो है वो हमारा कौन सा सैंड होता है, इनोर सैंड होता है। एनोर में जो हमें सैंड मिलता है वो हमें उसे हम स्टैंडर्ड सैंड कहते हैं। तो एनोर सैंड और सीमेंट क्या बोलते हैं 1:3 के प्रोपोर्शन में हम जो है मोर्टार क्रिएट करते हैं, जिसका जो साइज होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 70.5 mm। कितना होता है, 70.5 mm, या फिर आप कह सकते हैं 7.05 सेंटीमीटर। इतना mm का जो है हम क्यूब बनाते हैं। और इसका जो हम वाटर कंसिस्टेंसी रखते हैं वो हम कितना रखते हैं, P/4 + 3.5%। कितना, P/4 + 3.5%, यानी कि जो आपका कंसिस्टेंसी वैल्यू मिला था ना वो P, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसमें हम 3.5% और ऐड कर देंगे, तो हमें जो कंसिस्टेंसी मिल जाएगी उसी कंसिस्टेंसी, उसी वाटर को, मतलब जो हमें वाटर क्वांटिटी मिलेगा उतना ही हम जो है अप्लाई करेंगे कंप्रेसिव टेस्ट के लिए। और इसे फिर हम यूटीएम में टेस्ट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें भी हम जो है सेम सैंपल ही बनाते हैं मोर्टार का 1:3 वाला, लेकिन इसमें जो हम कंसिस्टेंसी रखते हैं वो हम कितना रखते हैं,
वो हम रखते हैं P/5 प्लस 2.5, कितना P/5 प्लस 2.5 जगह P/5 प्लस 2.5 का जो है हम जो है वाटर कंसिस्टेंसी रखते हैं, और सीमेंट सैंड वही रखते हैं। इसमें जो है हम जो सैंपल बनाते हैं उसे हम ब्रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिकेट्स कहते हैं। और जनरली जो है 12 इन नंबर होती है, यानी 12 होती हैं। 12 हम बनाते हैं किसी भी एक सीमेंट के सैंपल को टेस्ट करने के लिए। 12 हम ब्रिकेट्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्चुअल पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि ओपीसी के लिए जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का, देखिए वो किस तरह से वैरी करता है, अगर किस तरह से वैरी करता है या फिर किस तरह से रिलेशनशिप रखता है अपने 28 दिन के स्ट्रेंथ से। जो सीमेंट का 3 दिन का स्ट्रेंथ होता है ना मेरे भाई, वो 28 दिन के स्ट्रेंथ के आधा होता है, ठीक है। और जो 7 दिन का स्ट्रेंथ होता है वो 28 दिन के स्ट्रेंथ के 66% होता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं 2/3 होता है 28 दिन के स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन टेस्ट की, कि केमिकली उसमें क्या क्या कंपोजिशंस हैं, क्या वो सही अब रेशियो में है। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर रखते हैं। लाइम सेचुरेशन फैक्टर जिसे हम LSF, यहाँ पे ये LSF है, LSF से हम दर्शाते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, CaO माइनस 0.7 SO3, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम माइनस 0.7 SO3 यानी कि यहाँ पे SO3 मतलब सल्फर की बात हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, ये जो है आपका लाइम सेचुरेशन फैक्टर है। इसे आप याद तो नहीं कर पाएंगे एज सच ऐसे, लेकिन धीरे धीरे रिवीजन करने के साथ साथ आप जो है इसे पहचानने लगेंगे। धीरे धीरे आपके आंखों के सामने जब ये आएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके जिस्म में बैठ जाएगा। तो आप जो है इसे प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। तो CaO माइनस 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, ये जो फॉर्मूला है वो LSF का है। और इसका जो वेरिएशन होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितने से कितने तक होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी बात करें तो जो ये उस OPC 33 के लिए, क्योंकि हमें मालूम है हमारा जो OPC सीमेंट होता है कितने ग्रेड का होता है, 3 ग्रेड का होता है, 33, 43 और 53। तो 33 ग्रेड के लिए जो है हमारा इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.6 से लेके 1.02 तक वैरी करना चाहिए, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 43 के लिए कितना होना चाहिए, 0.66 से लेकर 1.02 तक। और 53 की अगर बात करें, ग्रेड 53 की, तो 0.80, यहाँ पे देखिए वेरिएशन आ गया। यहाँ पे 0.66 था, यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यू थे वो सेम थे, लेकिन OPC 53 के लिए जो है हम कितना रखते हैं, तो 0.80 से लेके 1.02 तक। तो ये बात हो गई हमारी लाइम सेचुरेशन फैक्टर की बात। अब हम बात करते हैं सल्फर कंटेंट की। तो जो हमारा सीमेंट में सल्फर कंटेंट होता है ना मेरे भाई, वो किसी भी हालत में 2.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन इग्निशन, यानी कि जब आपको अगर कोई सीमेंट है और उसे आप जो है इग्नाइट कर रहे हैं, मतलब कि बर्न कर रहे हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, तो उसमें जो है जो लॉस होना चाहिए वेट में वो 5% से कम होना चाहिए, फिर 5% के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इंसॉल्युबल रेसिड्यू, यानी कि अगर आप किसी सीमेंट को वाटर में डाल रहे हैं तो कुछ ऐसे भी पोर्शन होगा सीमेंट का जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें रेशियो ऑफ एल्यूमिना एंड लाइम की, तो ये 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6% होना चाहिए एल्यूमिना और लाइम की, यानी एल्यूमिना अपॉन लाइम की मेरे भाई, ठीक है। यानी जो हमने एल्यूमिना का कितना पढ़ा था, 3 से 8% और लाइम का 62 to 67%। ये जो वैल्यू है हमारा कितना होना चाहिए, 0.66 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स की, किसकी, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सीमेंट का हम यूज़ करते हैं, और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस सीमेंट का हम कहाँ यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सीमेंट की, तो ये है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम RHPC भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें C3S की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, C3S की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और जो C2S की मात्रा होती है उसे हम कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसमें हमें अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे हम C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं और C2S की मात्रा घटा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो किसी एक चीज़ को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे C3S को बढ़ा के C2S को घटा देते हैं। और अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ हम यहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम इमरजेंसी वर्क के लिए करते हैं, रोड और ब्रिज के रिपेयरमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे इस टाइप के सीमेंट की। और ये जो है कभी भी मास कॉन्क्रीटिंग में जो है यूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा इसलिए, क्यों, क्योंकि ये जो सीमेंट है अर्ली स्ट्रेंथ बढ़िया है, मतलब अगर अर्ली स्ट्रेंथ ये बढ़िया गेन कर रहा है, मतलब ये फाइनली ग्राइंडेड होगा, इसका जो है बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे ये बर्न किया गया होगा, इसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ होगा। तो जब इसका हाइड्रेशन प्रोसेस तेज़ है
क्यों? हाइड्रेशन प्रोसेस तेज है, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो इवोल्यूट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर हम मास कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो एक साथ इतना ये निकलेगा, इतना हीट निकलेगा, जिसकी वजह से जो है हमारा श्रिंकेज हो जाएगा। तो श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम इस सीमेंट को मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ आरएचपीसी एक दिन के लिए वो क्या होता है, यानी एक दिन का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो बराबर होता है स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी फॉर 3 डेज के लिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसका कितना होता है, तो ये जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्लस 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही अगर हम 2% कैल्शियम क्लोराइड भी मिला दें जो कि हमारा एक्सेलरेटर है, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें जो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाएगा, जिसे हम यूज़ करते हैं कोल्ड वेदरिंग के लिए। ठीक है, कोल्ड वेदर में इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सीमेंट, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, व्हाट वी शुड बी डू। तो सीमेंट इज मोर फाइनली ग्राइंडेड। ठीक है, सीमेंट को हमें और ज़्यादा फाइनली ग्राइंडेड करना होगा, जिससे कि हम जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी जो क्वालिटी है उसे हम इंक्रीज़ कर सकें, उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम बढ़ा सकें, यानी कि प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन को हम बढ़ा सकें, यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ अच्छी तरह से गेन कर सकें। तो हमें फाइनली ग्राइंडेड करना चाहिए और मोर टेम्परेचर पे बर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे का इस मतलब कैसे हम हाइड्रेशन प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की सीमेंट की, जो कि है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। कौन सा सीमेंट? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ बालास्ट फर्नेस स्लैग विथ सीमेंट क्लिंकर्स एंड जिप्सम एंड देन फाइनली ग्राइंडेड, इट इज़ सुटेबल फॉर, यानी कि ये जो सीमेंट है ये हमें कैसे मिलता है, तो इसे में हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सीमेंट क्लिंकर्स और जिप्सम, इन तीनों चीज़ों को जो है एक साथ मिलाकर फाइनली ग्राइंडेड कर लेते हैं, तो हमें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलता है। और ये क्या होता है, ये हमारा मास इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मरीन स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सल्फेट रेजिस्टिंग होता है, सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी वो काफ़ी बढ़िया होती है। ठीक है, वो काफ़ी बढ़िया होती है, तो ये मास कॉन्क्रीटिंग, मरीन कंस्ट्रक्शन, सीवर एट्सेट्रा चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो है हमें क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है अगर उसकी बात करें, तो यहाँ पे बताई गई हैं कि इसमें हमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलता है। क्या मिलता है? लो हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलता है, और उसके साथ साथ सल्फेट रेजिस्टेंस मिलता है, इम्परमिएबल यानी वाटर टाइटनेस भी मिलता है, और उसके साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी हमारी जो है हाई हो जाती है हार्श कंडीशन के अंडर में। और इसके बाद जो है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि आरएचपीसी में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक दिन का जो स्ट्रेंथ होता है आरएचपीसी का वो 3 दिन के ओपीसी के बराबर होता है, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी सीमेंट हो, स्टार्टिंग में जो उसका स्ट्रेंथ गेन होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 3 मंथ जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो सबका आके बराबर होना है, निश्चित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टाइप के सीमेंट की, जो कि है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। कौन सा सीमेंट? हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसको हम किस तरह से बनाते हैं, जिसको हम बॉक्साइट और लाइमस्टोन को जो है कैल्सिनेशन करके बनाते हैं, यानी बॉक्साइट और लाइमस्टोन को एक साथ कैल्सिनेट करेंगे, गर्म करेंगे, रेड हॉट हीट करेंगे, तब जो है हमें क्या मिलेगा, तब जो है हमें मतलब इतना हीट करके फिर हम इसे फाइनली ग्राइंड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें हाई एल्यूमिना सीमेंट मिलेगा। और हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो इनिशियल टाइम होता है ना मेरे भाई, वो 3.5 आवर होता है। सोचिए, मतलब हमें 3.5 घंटा तक जो है प्लास्टिसिटी लूज नहीं करेगा हमारा सीमेंट। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, यानी कि अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की हम बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाई होता है, वो इसी का होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का होता है। अगर बात करें फाइनल सेटिंग टाइम की, तो वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटे में ये फुल्ली प्लास्टिक हो जाता है, मतलब इसकी अपनी प्लास्टिसिटी को फुल्ली लूज कर देता है। तो सबसे लेस अगर हम बात करें, सबसे लो जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो भी इसी का ही होता है। तो 5 आवर्स जो है सबसे लो फाइनल सेटिंग टाइम है किसका, किसी भी सीमेंट का, और वो कौन सा सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर देता है हमें। तो ये प्रोवाइड करता है हमें सल्फेट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट इनिशियल सेटिंग टाइम एंड लोएस्ट फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, मतलब फाइनल सेटिंग टाइम सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद वाटर टाइटनेस और इम्परमिएबिलिटी, उसके बाद लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, और ये सब चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसके साथ साथ हम अगर चाहें तो इसे कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले टाइप ऑफ सीमेंट की, जो कि है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ 10 to 15% ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल इज यूज्ड, एडिशन ऑफ 10 to 15% ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल इज ग्राइंडेड फाइनली, यानी कि यहाँ पे जो है हम सीमेंट में 10 से 15% जो है पोज़ोलानिक मटेरियल को मिलाकर फाइनली ग्राइंड कर देते हैं, जिससे हमें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि पोज़ोलाना क्या होता है, मेरे बहुत भाइयों को ये नहीं मालूम होगा पोज़ोलाना क्या होता है। तो पोज़ोलाना क्या होता है, पोज़ोलाना एक रेसिड्यूअल होता है या फिर एक बाई प्रोडक्ट होता है। कैसा बाई प्रोडक्ट? सिलीसियस बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
जो कि हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है, बेसिकली हमें कोल के कंबस्शन से यहाँ पे हम फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं, ये जो है हम फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ पोज़लाना के बारे में, क्योंकि फ्लाई ऐश भी पोज़लाना ही है, तो पोज़लाना के अगर बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो है सिलिका प्रेजेंट होता है और इनका जो है खुद से कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब ये वाटर के प्रेजेंस में लाइम से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या कहते हैं पोज़लानिक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमारा सीमेंट है तो उसमें लाइम है, लाइम तो है ही, तो और वाटर हमको मिलाना ही है, तो उस समय हमारा जो पोज़लाना है वो वाटर के प्रेजेंट में लाइम से मिलकर जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी बना लेगा और ये हमारा सीमेंट को बेहतर कर देगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सीमेंट में कहीं भी थोड़ा बहुत लाइम का मात्रा ज़्यादा हुआ जो कि अनसाउंडनेस बना सकता था, तो वो क्या होगा, वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और वो भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी में जुड़ जाएगा, तो उससे हमारा जो है अनसाउंडनेस नहीं होगा। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए और ये कुछ चीज़ें हो गई पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट के बारे पोर्टलैंड पोज़लाना के बारे में। और अगर हम बात करें कौन सी प्रॉपर्टी ये देता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो है सीमेंट की मात्रा घटा के कुछ फ्लाई ऐश डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हाइड्रेशन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, वाटर टाइटनेस अच्छा मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमिकल भी हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने जो है राख का यूज़ किया है, एक अदर बाई प्रोडक्ट का यूज़ किया है, तो हमें सस्ता पड़ेगा अदर कंपोनेंट्स के तुलना में। उसके बाद ये जो है हमें सल्फेट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, इसके साथ ही ये हमें हायर वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये जो है अनसाउंडनेस को भी रजिस्ट करता है। ठीक है, और इसे अगर हम बात करें तो ये जो है IS 1489 यानी IS 1489 में जो है इसे बताया गया है। तो ये बात हो गई हमारी पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सीमेंट की, तो वो है सल्फर सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये सीमेंट कौन सा होता है, तो इस सीमेंट में जो है 80 से 85% जो होता है हमारा ग्रैनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, 10 से 15% जिप्सम होता है और 5% बस हमारा सीमेंट क्लिंकर होता है। और इन तीनों को हम जो है फाइनली ग्राउंड करके हमें जो है सुपर सल्फेटेड सीमेंट मिलता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बराबर होती हैं, जैसी ही होती हैं। अब हम बात करें लो हीट सीमेंट की। मेरे भाई कुछ ऐसे सीमेंट है जिनके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे लो हीट सीमेंट हो गया, या फिर आपका क्विक सेटिंग सीमेंट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट हो गया, या फिर आप एक और सीमेंट है तो कौन सा, या फिर आप कह सकते हैं कि एयर एंट्रेनिंग सीमेंट हो गया, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों पे जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वैरी कर रही हैं, इनमें क्या है क्या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो जो लो हीट सीमेंट होता है ना मेरे भाई, जो लो हीट सीमेंट होता है उसमें हम C3S की मात्रा को घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है एट द एंड जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करना है, इसलिए हम इसे लो हीट सीमेंट कर रहे हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा कौन निकालता है, C3A और C3S। तो इन दोनों के वैल्यू को हम घटा देंगे और C2S की वैल्यू जो कि सबसे कम निकालता है और लेटरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इसे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा सीमेंटियस प्रॉपर्टी भी आ गया और हमारा जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो गया। ठीक है, और इसका जो हम यूज़ है वो कहाँ करते हैं, हम मास कॉन्क्रीटिंग में इसका यूज़ करते हैं, जो कि जैसे कि डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, इन सब के लिए हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। और अगर बात करें इसके फाइननेस की, तो उससे अगर हम ब्लेंस ऑपरेटर्स टेस्ट के अकॉर्डिंगली बताएं, उस टर्म में बताएं, तो वो होता है 320 मीटर स्क्वायर पर केजी। कितना? 320 मीटर स्क्वायर पर केजी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसा कि हमने बताया था कि हमें कितना इवॉल्व होता है, कितना एनर्जी इवॉल्व होता है जब भी कोई सीमेंट जो है हम हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए सब्जेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पे जो है लो हीट सीमेंट के लिए जो है, क्योंकि इसका हीट बहुत कम होता है, तो 7 डेज़ में जहाँ हमने बात की थी कि 90 होता है, 7 डेज़ में हमने बात की थी ना कि 90 कैलोरी पर ग्राम होता है, वहाँ पे ये जो है 65 कैलोरी पर ग्राम जो है प्रोड्यूस करती है। और अगर हम बात करें 28 दिन की, तो ये जो है 75 कैलोरी पर ग्राम प्रोड्यूस करता है हमारा जो हीट है या फिर एनर्जी है। तो ये बात हो गई लो हीट सीमेंट के बारे में पूरी तरह से। आप मेक श्योर करें कि आप इन सब चीज़ों को याद रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। और आप मेक श्योर करें कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, नोट्स प्रिपेयर करते चलें, जिससे कि आगे चल के आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ सीमेंट में। तो अगला टाइप ऑफ सीमेंट है क्विक सेटिंग सीमेंट। कौन सा सीमेंट है? क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या होता है, इसमें जो है हम एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड करते हैं। इसमें हम एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड करते हैं सीमेंट क्लिंकर्स के साथ, सीमेंट क्लिंकर्स के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड करते हैं, जिससे कि जो है हमारा जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जल्दी तेज सेट हो जाता है और इसके वजह से जो है हमारा जो है हम इसके हेल्प से, मतलब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कि ये बहुत जल्दी सेट हो जा रहा है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ग्राउटिंग कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए जो है हम
हम जो है क्विक सेटिंग सीमेंट का जो है यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट। तो इनिशियल 5 मिनट और फाइनल 30 मिनट। और ये जो चीज़ें थी, मतलब कि हम जो है इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट को यूज़ करते हैं सीमेंट क्लिंकर्स के साथ, क्या करने के लिए? तो सेटिंग टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको जाननी चाहिए थी क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सीमेंट की, जो कि है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। कौन सा है? हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ये जो सीमेंट है वो क्या है? उसे हम बनाते हैं सीमेंट क्लिंकर्स प्लस वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स की हेल्प से। यानी सीमेंट क्लिंकर्स के साथ हम वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स को भी वहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, इन सब चीज़ों का हम वहाँ पे ऐड करते हैं। जिससे क्या? जिससे हमें जो हमारा जो सीमेंट मिलता है ना, वो जो सीमेंट होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंस मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाटर को रेजिस्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एसिड और ये जो स्टेरिक बताया ना हमने, ये जो है क्या करती हैं, ये हमारे सीमेंट के सरफेस पे एक लेयर बना देती हैं, और इसके थ्रू जो है हमारा जो सीमेंट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में इसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही साथ जो है ये वाटर रेजिस्टेंस भी हो जाता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बोना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट से। और अगर बात करें कि इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसे हम यूज़ करते हैं बेसमेंट में या फिर वाटर टाइट स्ट्रक्चर में। क्या चीज़? हाइड्रोफोबिक सीमेंट। कैसे मिला? सीमेंट क्लिंकर्स प्लस वाटर रिपेलेंट कंपाउंड। कौन से? ओलिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, इन सब से। अब हम बात करते हैं वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट में। आपने वाइट सीमेंट के बारे में तो नाम सुना ही होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आयरन ऑक्साइड का जो वैल्यू है वो हम नहीं रखते, यहाँ पे नो आयरन ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि अगर आयरन ऑक्साइड होता तो वहाँ पे जो है रेडिश कलर जरूर से ज़रूर आता। तो आयरन ऑक्साइड नहीं होगा तभी रेडिश कलर नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसमें जो है वाइट चॉक और चाइना क्ले का यूज़ किया गया है सीमेंट कलर में, क्या बोलते हैं इसमें, सीमेंट में, वाइट सीमेंट में। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं टेराजो फ्लोरिंग के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए, कास्टिंग स्टोन्स के लिए, मोनूमेंटल वर्क्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है इसका यूज़ हम करते हैं। और इसे हम रेनबो सीमेंट, स्नो सैम या फिर कोलोक्रीट सीमेंट भी कहते हैं। और हंटर स्केल एक जो है एक पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो है सीमेंट की वाइटनेस को जो है मेज़र आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको आपको जानना चाहिए था। किससे रिलेटेड? आपको जानना चाहिए था वाइट सीमेंट से। किससे? वाइट सीमेंट या फिर कलर्ड सीमेंट के बारे में आपको जानना चाहिए था। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई कि क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पैरामीटर है जिसको हम यूज़ करते हैं वाइटनेस को मेजर करने के लिए, या फिर रेनबो सीमेंट किसे कहते हैं, तो वाइट सीमेंट को रेनबो सीमेंट या फिर स्नो सीमेंट या फिर कोलोक्रीट सीमेंट कहते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो टेराजो फ्लोरिंग में होता है, ऑर्नामेंटल वर्क्स में होता है, कास्टिंग स्टोन्स में होता है, मोनूमेंटल वर्क्स में होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में? ये सारी चीज़ें हो गई हमारी वाइट सीमेंट या फिर कलर्ड सीमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं एयर एंट्रेनिंग सीमेंट के बारे में। देखिए, एक चीज़ होता है एंट्रेनिंग और एक चीज़ होता है एंट्रेंड और एक चीज़ होता है एंट्रैप्ड। एंट्रैप्ड मतलब वो अपनी मर्जी से, मतलब हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो क्या हुआ है, वहाँ पे एयर एंट्रैप्ड हो गया है। और एंट्रेंड मतलब होता है कि हम चाहते हुए जो है वहाँ पे एयर पहुँचाए हैं, जिससे कि हम जो है अपने प्रॉपर्टीज़ को और एनहेंस कर सकें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओपीसी जो हमारा सीमेंट है उसमें हम विंजोल रेजिन या फिर वेजिटेबल फैट्स, यानी इन चीज़ों को जो है यहाँ पे हम मिक्स करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा सीमेंट है वो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट बन जाता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.1%, मतलब कि एक छोटा सा अमाउंट जो कि 0.1% है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और आगे चल के जब हम सीटी पढ़ेंगे जिसमें हम एडमिक्सचर, और आगे चल के इसमें जब हम सीटी आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एडमिक्सचर मिलेगा, तो वहाँ पे हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट के बारे में बढ़िया से जान जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लाई ऐश के बारे में, जो कि एक पोज़ोलानिक मटेरियल है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं हमारे एसएससी जेई या फिर एई एग्जाम में। तो देखिए, जो फ्लाई ऐश होता है वो कैसे मिलता है, तो ये एक रेसिडुअल है या फिर एक बाई प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक चीज़ जानिए, जितने भी पोज़ोलानिक मटेरियल है ना मेरे भाई, वो सभी कहीं ना कहीं जो है एक बाई प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो ये जो है बाई प्रोडक्ट है किसका? कोल का। जब हम कोल जलाते हैं ना, तो कोल जलाते हैं तो जो उसका ऐश बचता है उसे ही हम फ्लाई ऐश कहते हैं, और इसे हम मैकेनिकली, मैनुअली या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिकली कलेक्ट कर सकते हैं। और हम बात करें अगर जो इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, जिनका जो डाया होता है वो 0.5 से लेकर 300 माइक्रोन मीटर तक होता है। और ये क्या करती हैं? हाँ, ये ही नहीं, बस फ्लाई ऐश ही नहीं,
बस फ्लाई ऐश ही नहीं, कोई भी अगर आप पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड करेंगे ना किसी भी जगह पे, मोर्टार में, कंक्रीट में या फिर सीमेंट में, तो वो क्या करेंगी, वो जो है किस तरह से कौन से प्रॉपर्टी को रिड्यूस करेंगे और कौन से प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करेंगे, अगर उसकी बात करें तो वो सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, इन तो ये जो गंदे मतलब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या है, गंदे प्रॉपर्टीज़ हैं कंक्रीट के, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इन्हें हम प्रिवेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को हम जो है इनके थ्रू जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है फ्लाई ऐश जो है इन चीज़ों को जो है प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो है वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? यानी कि वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी कि हमारा जो वर्क है उसे हम ईज़िली कर पाते हैं इसके हेल्प से। और साथ ही साथ ये जो है लेटरल स्ट्रेंथ में भी क्या बोलते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा कि जो फ्लाई ऐश या फिर पोज़ोलानिक मटेरियल होती है, उनका खुद का बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइम, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड रिएक्टिंग विथ लाइम, दे क्रिएट देयर ओन बाइंडिंग प्रॉपर्टी, दे जनरेट देयर ओन बाइंडिंग प्रॉपर्टी। उनका जो है खुद जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी वो जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो लेटरल स्ट्रेंथ में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। और बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी भी ये अच्छा बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि ये किसी भी एक तरह के बाई प्रोडक्ट हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी फ्लाई ऐश के बारे में। और अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की पोज़ोलानिक मटेरियल के बारे में, तो वो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, राइस हस्क, फिर फ्लाई ऐश, सुर्खी, सिलिका फ्यूम्स, ये सारे, मेटाकोएलिन भी है यहाँ पे, मेटाकोएलिन। तो ये कुछ जो है आपके क्या कहते हैं पोज़ोलानिक मटेरियल हैं, जिनको जो है हम यूज़ करते हैं अपने सीमेंट या फिर कंक्रीट में प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस करने के लिए। तो ये था, ये सारे जो मैंने आपको पढ़ा दिए इस वीडियो में, ये जो है एंड है, ये सीमेंट का पार्ट 2 जो है वो हमने एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये था इस वीडियो में, यानी कि हमने जो है सीमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और आई होप कि आपने इससे पहले वाली जो वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो भी आपने देखी होगी, जिससे कि आगे की ये जो आपने चीज़ें पढ़ी उनमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर आउट कर सकूं। और इसी के साथ साथ पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से जुड़ जाएं, और इंटरेक्शन बेहतर बनाने के लिए और बेहतर इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी और मेरी जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर बन सके, हम एक दूसरे की और अच्छे से हेल्प कर सकें एक दूसरे को। और ये था इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।